मुकेश अंबानी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसने भारत के व्यापार करने, बात करने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को ही बदल दिया है। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, इनकी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझ सकते हैं। हम शुरू करेंगे पहली सीढ़ी से, फिर देखेंगे कि कैसे एक तेल साम्राज्य खड़ा हुआ, भारत में एक डिजिटल सुनामी आई, कारोबार, ईंधन से फैशन तक फैला, और अब कैसे एक हरित भविष्य बनाया जा रहा है। आज तो अंबानी का नाम दुनिया के सबसे आलीशान घरों में से एक से जुड़ा है, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। तो कहानी शुरू होती है मुंबई की एक भीड़ भरी चौल से। जरा सोचिए, एक तरफ 2 कमरों का वो अपार्टमेंट जहां वो पले बढ़े, और दूसरी तरफ एंटीलिया, वो 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत जिसे आज वो घर कहते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है। स्टैनफोर्ड से MBA करना दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स का सपना होता है, लेकिन मुकेश के लिए उनके पिता धीरूभाई का एक फोन कॉल सब कुछ बदलने वाला था। धीरूभाई मानते थे कि असली पढ़ाई क्लासरूम में नहीं, बल्कि जमीन पर अपना बिजनेस बनाते हुए होती है। और बस 1981 में मुकेश घर लौट आए। भारत लौटते ही मुकेश को सीधे काम में लगा दिया गया, और यहीं पर उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना नहीं सीखा, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर काम करना सीखा कि वो पूरी इंडस्ट्री को ही नई दिशा दे सकें। उनकी पहली बड़ी परीक्षा हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था जो उनके करियर को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। ये रिलायंस के अंदर उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने ये कर दिखाया। अपने पिता की करके सीखो वाली फिलॉसफी को अपनाते हुए मुकेश ने हजीरा प्रोजेक्ट को कामयाबी से पूरा किया, और इसी कामयाबी ने उन्हें कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैन का नाम दिया, मतलब वो इंसान जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता था। लेकिन उनका अगला प्रोजेक्ट सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा होने वाला था। जामनगर रिफाइनरी। इसकी क्षमता इतनी है कि होश उड़ जाए। हर दिन 12.4 लाख बैरल तेल। अंदाजा लगाइए, ये कई छोटे देशों के कुल तेल उत्पादन से भी ज्यादा है। इसी विशाल नंबर ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दिया। जामनगर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक आर्थिक भूचाल था। इसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े एनर्जी प्लेयर के तौर पर खड़ा कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रिलायंस की जगह पक्की कर दी। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के साथ एक युग का अंत हुआ। इसके बाद एक बहुत बड़ा पारिवारिक बंटवारा हुआ, जिसमें विशाल रिलायंस साम्राज्य को 2 भाइयों मुकेश और अनिल के बीच बांट दिया गया। इस बंटवारे में मुकेश ने उन बुनियादी यानी कोर बिजनेस पर अपना कंट्रोल बनाए रखा जो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव हैं। तेल और पेट्रोकेमिकल्स में इतनी सफलता के बाद मुकेश अंबानी आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल साम्राज्य की नींव का इस्तेमाल भारत को डिजिटल युग में ले जाने के लिए किया। 2016 में भारत में इंटरनेट बहुत महंगा था और डेटा बहुत धीमा। तब मुकेश ने एक बहुत ही सीधा लेकिन क्रांतिकारी सवाल पूछा, एक अरब लोगों को इंटरनेट से कैसे जोड़ा जाए? जवाब था जियो। जियो की स्ट्रैटेजी एक धमाके की तरह थी। पहले एक जबरदस्त 4G नेटवर्क बनाया, फिर पहले 6 महीनों के लिए सब कुछ मुफ्त कर दिया, और आखिर में जब पैसे लेने शुरू किए तो डेटा प्लान इतने सस्ते थे कि टेलीकॉम मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल गई। और इसका असर तो तुरंत और कमाल का हुआ। जियो से पहले डेटा एक कीमती चीज थी, जियो के बाद वो पानी की तरह बहने लगा। रातों रात भारत डेटा इस्तेमाल करने में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। इससे लाखों लोगों के लिए मनोरंजन, पढ़ाई और व्यापार के नए रास्ते खुल गए। जियो अब सिर्फ एक फोन कंपनी नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बन गया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, फेसबुक, इंटेल, सबने ये देखा और वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने इस इंडियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में अरबों डॉलर का निवेश किया। जहां एक तरफ जियो सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और साम्राज्य चुपचाप बनाया जा रहा था। एक ऐसा साम्राज्य
जिसने करोड़ों भारतीयों के खरीदारी करने का तरीका बदल दिया। डिजिटल दुनिया को बदलने के बाद मुकेश ने अपना ध्यान असल दुनिया पर लगाया, यानी रिटेल पर। 2006 में रिलायंस रिटेल को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था खरीदारी के अनुभव को पूरी तरह से बदल देना, किराने की दुकान से लेकर लग्जरी फैशन तक। आज रिलायंस रिटेल के असर से बचना मुश्किल है। हमारा फोन, हमारे कपड़े, घर का राशन, बहुत मुमकिन है कि इसमें रिलायंस की कोई ना कोई भूमिका हो। ये भारत का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया है, जिसकी पहुंच हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में है। तो तेल का साम्राज्य बना लिया, डेटा पर कब्जा कर लिया, अब आगे क्या? मुकेश अंबानी के लिए जवाब है हमारे ग्रह की सबसे बड़ी चुनौती, क्लीन एनर्जी। और वो इसे अपने खास अंदाज में कर रहे हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने पर। लक्ष्य सिर्फ क्लीन एनर्जी में पैसा लगाना नहीं है, बल्कि भारत को इसका एक ग्लोबल हब बनाना है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने जामनगर रिफाइनरी के साथ तेल के लिए किया था। उनका फोकस ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज पर है, यानी भविष्य के एनर्जी के पिलर्स। तो ये एक कमाल का बदलाव है ना? वो इंसान जो भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के लिए जाना जाता था, अब देश का डिजिटल और ग्रीन भविष्य बना रहा है। ये दिखाता है कि उनका विजन कितना बड़ा है। मुकेश अंबानी की कहानी एक चीज के बारे में है, स्केल। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाना हो, 1 अरब लोगों को इंटरनेट से जोड़ना हो, या अब क्लीन एनर्जी की चुनौती से निपटना हो, विजन हमेशा बहुत बड़ा होता है। और यही सवाल हमारे लिए बचता है, तेल और डिजिटल दुनिया को बदलने के बाद क्या एक ही इंसान का विजन अब एनर्जी के भविष्य को भी आकार दे सकता है?